जितना ज़्यादा वो चर्चाओं का विषय ये क्रिमिनल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को बार बार कहलवाती है, जितना वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं, अब हमारा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि ये आरएसएस की साजिश द्वारा ही, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आईएसआई, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और आरएसएस की सांठ-गांठ है, वो आज से नहीं। हेमंत करकरे साहब ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके बताया था उस चार्जशीट में, जिसमें मुलजिम या जो आरोपी हैं वो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर हैं, बीजेपी की भोपाल जैसी महत्वपूर्ण सीट से लोकसभा की सांसद। लेकिन सर आप अब देखिए, आप अगर ये सिर्फ व्यक्तिगत मसला होता और इसमें आरएसएस और उसके मनुवादी मानसिकता के दूसरे लोग इन्वॉल्व ना होते, सरकार इन्वॉल्व ना होती, अमित शाह जी खुद इन्वॉल्व ना होते, तो एक होता है कौतूहल, एक दिन दो दिन का, उसके बाद खत्म हो जाता है। अब रोज रोज ये नए नए स्वांग रच के गायब होने का क्या मतलब है, बताइए मुझे आप। कौन गायब है? प्रधानमंत्री गायब रहते हैं, ये यहाँ इस देश में तो प्रधानमंत्री तक गायब रहते हैं, तो उनपे तो स्टोरी नहीं बनती है। तो किसी के गायब रहने पे, किसी इंडिविजुअल के गायब रहने पे जो स्टोरी बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस नागपुर से अपने एजेंडे के तहत बनाती है। लेकिन सर आप खुद एडवोकेट है और आपको पता होगा कि सीमा हैदर कह रही है कि मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही हैं और उनके पास जो फर्जी आइडिया पाई जा रही है, क्या लग रहा है आपको? इसीलिए तो मुझे अब शक और मेरा यकीन में बदलता जा रहा है ना कि ये जो टेक्निक तरीका है, एक और व्यक्ति भी अपना रहा है, अगर आपने देखा होगा। हाँ। उसके बारे में भी लोग बोलते हैं वो 5वीं पास भी नहीं है। हाँ। लेकिन उनकी भी अभी फ्रेंच सीखने की एक वो आई है ताज़ा तरीन, जो मेरे ख्याल से 40 साल पुरानी थी, 42 साल पुरानी, लेकिन आज तक मोदी जी की तरह चमक रही थी वो भी। जैसे मोदी जी का फेस चमकता है ना, ग्लो करता है, वैसे ही उनकी 41 साल पुरानी जो एक कार्ड था अलायंस फ्रेंच का, वो आज तक उतना ही चमक रहा है जैसे मोदी जी का चेहरा चमक रहा है, इतना पुराना होने के बावजूद भी। तो और उनकी भी बार बार जो वो भी टेलीप्रॉम्प्टर से है, जिस भी तरीके से फर्राटेदार इंग्लिश बोलने की चेष्टा करते हैं, तो ये एक ही फॉर्मूला नागपुर द्वारा और जो तेल अवीव द्वारा सिखाया जाता है, वही फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी पे लागू होता है और वही उनके हर एक सिखाए हुए कार्यकर्ता पे लागू होता है। तो इसीलिए ये शक अब हमारा मजबूत होता जा रहा है कि ये आरएसएस की कार्यकर्ता ही। क्या लग रहा है, फर्जियां आईडी पाई गई, आधार कार्ड पाया गया फर्जी, और पाकिस्तान से इंडिया आ जाना 4 बच्चों को लेकर, फर्जी डिग्रियां पाई जा रही हैं, आपने देखा ना। हाँ। ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री पाई जा रही है, एमए होल पॉलिटिकल साइंस है, क्या है वो, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की फर्जी डिग्रियां प्राप्त हो रही हैं। हाँ। उसी प्रकार से नागपुर, जहां नागपुर की बात होगी वहां हर चीज फर्जी ही प्राप्त होगी, तो इसकी भी फर्जी डिग्रियां प्राप्त हो जाएंगी। आप खुद एक एडवोकेट हैं, और अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं तो सजा का भी कुछ प्रावधान है? अगर उस फर्जी डॉक्यूमेंट से कोई फायदा उठा पाए, हाँ, और उसको फाइनेंशियल टर्म्स में भी उस फोर्जरी का फायदा उठाया गया हो, जैसे एग्जाम्पल, यदि मोदी जी की वो डिग्री फर्जी है, हाँ, और उसको दिखा के उन्होंने नॉमिनेशन भरा, हाँ, नॉमिनेशन में भरा, अब नॉमिनेशन भरने के बाद वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए, हाँ, प्रधानमंत्री बन गए और उनको तनख्वाह मिली उससे, हाँ, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि कन्वर्ट हो सकता है पैसे कमाने के लिए या फाइनेंशियल गेन के लिए। हाँ, तब तो 467 लगती है आईपीसी की। हाँ, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मोदी जी ने अगर ऐसा किया होगा तब, हाँ, किया या नहीं किया वो तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पता लगेगा। हाँ, तो फिर तो उम्र कैद तक की सजा है। 467 अगर किसी पे लगती है, ऐसा डॉक्यूमेंट फोर्ज करे जो पैसे में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ, या जिसका लाभ फाइनेंशियल उठाया जा सकता है या आर्थिक लाभ उठाया जा सकता है, जैसे मोदी जी ने उठाया, अगर ये डॉक्यूमेंट फोर्ज देते तो तब तो उम्र कैद है 467 आईपीसी की लगती है, और उसका प्रयोग करना 468 है। 468 बहुत सारी धाराएं लगेंगी, 120B में अमित शाह जी भी जा सकते हैं, उसमें अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये डिग्रियां फर्जी अमित शाह जी ने पेश की थी ना, हाँ, 2016-17 में, तो उनके ऊपर भी 120B का मुकदमा लग सकता है। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है, एक महिला पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर भारत में आ गई और किसी को खबर नहीं है इस बारे में? नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसकी जिम्मेदारी किस पे होती है कि बॉर्डर की सुरक्षा रहे। हाँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर है? अमित शाह जी के। एनआईए किसके अंडर है? अमित शाह जी के। पुलिस किसके अंडर है? दिल्ली पुलिस, और दूसरी भी जो बॉर्डर पे निगरानी रखने वाली आईटीबीपी हो या जो भी पुलिस हो, किसके अंडर है? अमित शाह जी के। अब अमित शाह जी या तो एक असफल या नाकारा होम मिनिस्टर हैं, तो या तो ये हो सकती है, अगर वो एक कारामद और बहुत ही ज्यादा समझदार और इफेक्टिव
होम मिनिस्टर हैं, तो बॉर्डर्स पे ये इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती थी। दूसरा एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है, आपको समझाने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए बता रहा हूं, अमित शाह जी अगर ये होशियार और समझदार होम मिनिस्टर हैं तब तो इनकी मिलीभगत से ये सब काम हुआ है, और अगर वो नासमझ और नाअहल और एक बेवकूफ होम मिनिस्टर हैं तब उनको वैसे ही हटा देना चाहिए। लेकिन योगी सरकार कह रही है कोर्ट जाएगी इस मामले में। किस मामले में? बेल कैंसिल करने। नहीं, योगी सरकार ने ही तो बेल दिलवाई है। पहले अमित शाह जी के दबाव में आके या आरएसएस के दबाव में आके पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही इतनी लचर की है इसकी। अब समझ में आ रही है ना सारी बातें कि इसका फायदा कहीं और उठाने की कोशिश हो रही है। और आरएसएस के तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी से बहुत गहरे संबंध एक बार नहीं 10 बार स्थापित हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट वो जो पकड़े गए थे डीआरडीओ के, अब उसको पूरी ताकत से बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? फिर अमित शाह जी, और अपने जो उनके एक मित्र हैं जो महाराष्ट्र में जो चीफ मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं, उन दोनों की मदद से अमित शाह जी बचाना चाह रहे हैं डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट पकड़े गए हैं अभी पाकिस्तान की जासूसी करते हुए। ये सब आरोप इसलिए अमित शाह जी पे लग रहे हैं, उनको समझना चाहिए ऐसे ही निराधार आरोप नहीं है, वो इस देश के होम मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है ये सब चीजें मेंटेन करना, और इसमें जो इतने बड़े बड़े फेलियर्स हो रहे हैं तो हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है देश की सुरक्षा के लिए और देश की जनता को आगाह करने का कि इस प्रकार का व्यक्ति होम मिनिस्टर बन बैठा है, उसको उसके ऊपर नजर रखने के लिए देश की जनता को ये बताना बहुत आवश्यक है। लेकिन सर, जब से सीमा हैदर इंडिया आई हैं, भारत आई हैं, उसके बाद पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठन है जो कह रहे हैं सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजे वरना हम मंदिरों पे हमला करेंगे। मैं फिर वही और एक मंदिर गिराया भी गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये दोनों आपस में आरएसएस और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर काम करती है ना एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए। इसके कितने एग्जांपल्स मैं आपको दूं, आप तो भारत में ही देख लीजिए इसके एग्जांपल्स। हमारे जो बहुत सारे बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु हैं वो जाके आरएसएस के लोगों से मिलते हैं ना, जो बड़े बड़े हैं, जो एक तरीके से जिन्होंने इतनी पुरानी जैसे हमारे में मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो जमीयत, एक चाचा जी के पास है और एक भतीजे जी के पास है, अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब के पास है। अब ये दोनों ही प्राप्त होते हैं, कोई अमित शाह जी के पास चोरी छुपे मिलने जाता है और कोई इसके अमित शाह जी के पास मिलने जाता है चोरी छुपे, कोई मोहन भागवत जी के पास जाता है। अब ये भी इसी प्रकार की हरकतें करते हैं। एक हमारे बड़े पॉलिटिकल लीडर भी हैं बहुत बड़े, वो भी इसी प्रकार की हरकत करते हैं कि वो गाली देते हैं मोदी जी को और मोदी जी गाली देते हैं उन्हें, दोनों का फायदा होता है। तो ये सब उसी प्रकार से आईएसआई का भी प्रयोग आरएसएस इस तरह करती है, और वहां की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आईएसआई और वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वहां पे अपने राजनीतिक आकाओं को फायदा पहुंचाने के लिए वहां भारत के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी बात करके वहां फायदा उठाने की कोशिश करती है। फॉर्मूला है ये, सिम्बायोटिक अंग्रेजी में कहते हैं जिसको, रिलेशनशिप है, और जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे की मदद करना, ये उस तरीके का है। भारत की जनता को इससे होशियार रहना चाहिए। सीमावर्ती में मुस्लिम हो लेकिन उनको नमाज के कुरान के बारे में कुछ जानकारी नहीं। आप फिर ये अमित शाह जी को सवाल कीजिए, ये सवाल अमित शाह जी से पूछा जाना चाहिए। सीमा हैदर के कुछ मकसदों में से कहा जा रहा है कि उनका मकसद है पीएम को नुकसान पहुंचाना, रक्षा मंत्री को मारना, इस तरह की चीजें कही। मैं खुद ही कह रहा हूं ना इस बात को। अब वहां से आई हैं पाकिस्तान से और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या काम कर रही है वही मैं आपको समझा रहा था ना। ये उसी तरीके से इनका प्रयोग करने के लिए आरएसएस की ही साजिश साफ नजर आती है। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी तो ये सब राज फाश हो जाएंगे कि एक दो तरह के लोग हैं, एक आईएसआई में लोग बैठे हैं वहां के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, भारत को गाली देके, भारत के नेताओं को गाली देके। अब देखिए, कोई पाकिस्तान का नेता अगर आरएसएस और बीजेपी को गाली देगा तो यहां जो भारतवासी हैं उनके मन में कितनी सहानुभूति आ जाएगी। मोदी जी चाहे कितने भी गलत काम कर लें, मैं उनके कामों की लिस्ट 50 बार गिनवा चुका हूं, आज नहीं गिनवाऊंगा। एक गाली उनको, वहां के क्या नाम है उनके प्रधानमंत्री का नाम भूल जाता हूं मैं, जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, हाँ, तो वो उनको एक गाली दे दें, यहां पूरे देश की सहानुभूति 100% लोगों की सहानुभूति उनके साथ जुड़ जाएगी और उनके सारे जो गंदे घिनौने कारनामे हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इससे बढ़िया फॉर्मूला होगा कोई देश की जनता को बेवकूफ बनाने का। उसी प्रकार से यहाँ के आरएसएस के लोग शहबाज शरीफ
की अगर एक बुराई करेंगे तो वहां उनको कितना फायदा होगा, ये समझने का विषय है। हमें देश की जनता ने जो नौकर चुने, भारत की बात कर रहा हूं मैं, हमारी देश की जनता ने जो प्रधानमंत्री रूप में नौकर चुने, अमित शाह जी रूप में नौकर चुने, उनको उनकी लगाम कस के रखनी चाहिए। ये छल कपट और छलावे में नहीं आना चाहिए। आप ये बताइए कि ये महिला 4 बच्चों के साथ अंदर कैसे आई, ये इशू, ये सवाल अमित शाह जी से पूछा जाना चाहिए और उनका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। लेकिन सर सीमा हैदर कह रही है, योगी जी से कह रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, चाहे तो मुझे आजीवन जेल में रखें या मार दें, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। नहीं, अब जो भारत का संविधान और कानून है वो उनको आजीवन जेल में रखता है या उनको फांसी की सजा देता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। और उनके सहयोगी जो हैं, जिनकी वजह से वो देश में आई हैं, उन्हें आजीवन कारावास देता है या उन्हें फांसी पे चढ़ाता है, और वो सहयोगी प्राप्त होंगे अगर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होती है तो आरएसएस के लोग ही। लेकिन और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने बॉर्डर को इतना पोरस या इतना खुला बना दिया है, अमित शाह जी भ्रष्ट अधिकारियों को ही हर जगह लगाते हैं ना, क्योंकि भारत देश में स्मगलिंग एक्टिविटीज भी इतनी सडनली बढ़ गई हैं, तो ये भ्रष्ट अधिकारियों को लगाने की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है। तो ये सब के पीछे जो लोग हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन कभी भी होगी तो वो लंबे समय के लिए जेल जाएंगे, ये बात वो सही कह रहे हैं। कि लंबे समय के लिए जेल जाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि फेमस होने के लिए ऐसा किया, क्योंकि सीमा हैदर ने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया और लोगों से, जनता से अपील की है कि हमारे प्यार को और आगे बढ़ाएं। तो आरएसएस के सारे लोग, पूरा कार्डर जो है, उनके 1 लाख एनजीओज हैं, उनकी मदद कर ही रहे होंगे। उनका यूट्यूब चैनल देखिए पॉपुलर होगा, आरएसएस के लोग करवाएंगे। उनके पास तो फॉर्मूला है ना, उन्होंने पंजाब में एक व्यक्ति को बहुत पॉपुलर बना दिया सडनली, फिर उसको अरेस्ट करके जेल भिजवा दिया। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ऐसे किया। आप देखते हैं ना, हमारे जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के भी बहुत सारे लीडर हैं, उनको सडनली सपोर्ट मिलने लगता है, टीवी चैनल्स दिखाने लगते हैं, तो वो सब आरएसएस ही तो कराती है ना, अदरवाइज तो उनकी इतनी तेजी से ग्राफ नहीं बढ़ता। जैसे ही किसी व्यक्ति को, किसी भी शख्सियत को मेन स्ट्रीम मीडिया, जो क्रिमिनल मीडिया जिसे मैं कहता हूं, वो कवर करने लगे एकदम सडनली, तो समझ जाना चाहिए कि ये आरएसएस बैक्ड आदमी है। वरना किसी भी जेन्युइन वर्कर को, किसी भी जेन्युइन अम्बेडकरवादी को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी, उससे चिढ़ेगी। लेकिन सर आप कह रहे हैं स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी, लेकिन जब से सीमा हैदर नोएडा आई हैं उसके बाद उनको आशीर्वाद देने के लिए लंबी लाइनें लग गई, कतारें लग गए हैं। तो नोएडा तो आपको पता ही है ना, नोएडा में क्या है, नोएडा में एक क्रिमिनल एक्टिविटीज का हब है। सारे के सारे ज्यादातर ये क्रिमिनल चैनल्स जो हैं वो नोएडा में तो हैं, तो कन्वीनियंटली उन्हें नोएडा के पास ही बुलाया भी गया है, ये भी देख लीजिए आप। तो और कितने आपको सबूत चाहिए इनकी इन्वॉल्वमेंट के, आरएसएस के, और ये जो उनका क्रिमिनल इकोसिस्टम है, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला जो देशद्रोह का सिस्टम है, क्रिमिनल इकोसिस्टम या आतंकवादी इकोसिस्टम है, उसका ये हिस्सा है। और कितने सबूत चाहिए आप? लेकिन सीमा हैदर के लगातार जो प्रेमी हैं वो लगातार नए नए निकल के आ गए हैं, अभी एक और आ गए हैं जो पाकिस्तान में है। मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा टाइम कीमती है और मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हमारे होम मिनिस्टर साहब की नाकारा एक्टिविटीज के जरिए उनको होम मिनिस्ट्री चलानी नहीं आ रही है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।